नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी से सरकार इतना डर क्यों रही है। एक यात्रा राहुल गांधी ने क्या करी है, तब से बीजेपी के नेताओं की कपकपी चढ़ गई है। हाफ जैकेट पहने हुए एक आदमी निकलता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कपकपाती ठंड में, और तापमान बढ़ जाता है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है। राहुल गांधी को ठंड लगे ना लगे, लेकिन राहुल गांधी की चहलकदमी से बीजेपी को ठंड में भी गर्मी लगने लगती है, पसीने आने लगते हैं। अब आरोप लगाया कि विदेशों में राहुल गांधी की जासूसी कराई जा रही है। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि ये जो जासूसी उपन्यास मैंने भी बहुत पढ़े, मैं पिटा भी हूं उस चक्कर में, तो अब ये सरकार जो है, अब ये सरकार के जासूसी उपन्यास पढ़कर राहुल गांधी की जासूसी करा रही है। उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक इकट्ठे क्या हुए, मिर्ची लग गई है बहुत जोर की। अखिलेश यादव आजकल कवि हो गए हैं, मजे लेने से बाज नहीं आते। इन सब बातों को मैंने अभय दुबे जी से चर्चा की है। बहुत शानदार प्रोग्राम है, लेकिन पहले आपके साथ एक खुशखबरी साझा करो। 1 जनवरी से 4 PM पॉडकास्ट एक अलग चैनल है, बन गया है। देश के तमाम लोगों के, बड़े बड़े लोग, देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के संग मैं पॉडकास्ट करूंगा। वो 4 PM पॉडकास्ट पे आएगा और कुछ अलग तरह का पॉडकास्ट होगा। 1 जनवरी को सबसे पहले इंद्राणी मुखर्जी इस पॉडकास्ट में आ रही हैं। एक दुनिया की एक ऐसी महिला जिस पर बदनामी, जिसका नाम साथ साथ जुड़ता रहा। 6 सवा 6 साल वो जेल में रही। उनकी जिंदगी पर नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई, किताबें लिखी, आजकल नाटक कर रही हैं। इंद्राणी मुखर्जी मेरे बंबई ऑफिस में आई, लंबी बातचीत करी। 1 जनवरी को वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले ये बराबर में आपको जो साइन देख रहे हैं, ये 4 PM पॉडकास्ट का है, सब्सक्राइब करिए। एक छोटा सा वीडियो मैंने बोला है, अभी 4 PM पॉडकास्ट का बटन दबाइए और जाइए और वहां पे सब्सक्राइब करिए। 1 जनवरी से एक नया चैनल आपको मिलेगा, आपको मजा आएगा इस चैनल पर। तो तमाम राजनीति की बातों के लिए अभय दुबे जी के पास चलता हूँ लेकर आपको। बढ़िया बातचीत है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोटा सा ज्वाइन का बटन है, आपकी मदद के लिए वो बटन है। इस ज्वाइन बटन को दबाइए, मेरी मदद करिए। आपका साथ हमेशा मजबूती से मेरे संग रहता है, यकीन है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अब आजकल हम लोग अपने बच्चों की पिटाई नहीं कर सकते, बच्चे जो हैं नाराज हो जाते हैं, और बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि बच्चों को पिटाई नहीं करना चाहिए। स्कूल में टीचर जी की उल्टी क्लास लग जाएगी, बच्चों को पीटा दो। लेकिन हम लोगों के टाइम में तो बड़ी पिटाई हुई है, मेरी तो खूब पिटाई हुई है। एक आध बार मैं पढ़ रहा था, मुझे वेद प्रकाश शर्मा के जासूसी उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था। उसमें 2 नाम आते थे, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक। आपको याद वेद होगा। प्रकाश शर्मा का मशहूर उपन्यास था वर्दी वाला गुंडा। वर्दी वाला गुंडा। वर्दी वाला गुंडा, हाँ। हाँ, मैंने वर्ड पढ़ा है, वर्दी, पिक्चर ही बनी थी बाद में उसमें। हम्म, तो वो जो है, ये जासूस में ना, बड़ा मजा आता था। उसके करेक्टर याद हम्म, थे कि अभी ये करेक्टर ऐसे आएगा। तो वो उपन्यास के एक बार क्या हुआ, पढ़ रहा था, पिताजी ने कह गए थे कि तुम ऐसे जाके पढ़ाई करो। तो मैं उनके सामने बैठ के फिजिक्स की किताब लेके बैठा था। पिताजी गए, नीचे निकाल के मैं वो पढ़ने लगा। पिताजी को क्या सूझा पता नहीं, 10-5 मिनट बाद ही टपक गए वो। फिर वहीं पे एक घंटी रखी, डंडा रखा, तो दयानंद वेद प्रकाश शर्मा जी के नाम पर मेरे पे 3-4 खिंच गए। तो लेकिन अब आजकल जासूसी उपन्यास नहीं पढ़े जा रहे, जासूसी हो रही है। हम्म, आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी जब विदेश आते हैं, अभी जर्मनी का मामला, उनकी विदेश यात्रा बड़ी सुर्खियों में आ गई, और ये कहा गया कि भाई विदेश में कहा गया है कि राहुल गांधी से मत मिलिए। पता नहीं इस आदमी से इतना क्यों खौफ खाती है सरकार। ये अकेला बंदे ने एक बार यात्रा क्या कर ली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सरकारी उल्टी खड़ी हो गई डर के मारे कि हाफ टी शर्ट में ये आदमी कैसे घूम रहा है। देखिए आजकल हाफ जैकेट में, मैं भी हाफ टी शर्ट में हूँ, तो मैं मुझे अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी की तरह मैं हूँ। ये बात अलग है कि मैं मुंबई में हूँ, कल दुबई में होगा, तो जहाँ हर जगह ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ठंड नहीं है। तो राहुल गांधी की जासूसी पे आज चर्चा शुरू करते हैं। तो ये आरोप आया है कि राहुल गांधी में, जर्मनी में राहुल गांधी की जासूसी कराई थी सरकार ने। एम्बेसी से कहा गया था निगाह रखो बंदे पे, बंदा कर क्या रहा है। तो ये जो जासूसी कांड चल रहा है, इस पर आपका क्या कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष देखिए, हैं। पहले तो मैं 4 PM के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये आरोप किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये आरोप सैम पित्रोदा ने लगाया है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सभापति हैं। और इससे भी आगे बढ़कर भारत में संचार क्रांति के जो शुरुआती कदम पड़े थे, तो उसका पूरा बंदोबस्त सैम पित्रोदा ने किया था। राजीव गांधी राहुल गांधी के पिता थे। जब 1984 में वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो उन्होंने अपने मित्र सैम पित्रोदा को, जो दुनिया के विख्यात टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थे, उनको निमंत्रित किया कि वो भारत आए। उन्होंने 6 टेक्नोलॉजी मिशन बनाए,
है, और उसी के तहत सी डॉट की स्थापना की गई। उस सी डॉट के कंधों पर सवार होकर ही भारत में संचार क्रांति हुई। सैम पित्रोदा बड़े गंभीर आदमी हैं। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 83-84 साल होगी। उन्होंने ये कहा है कि जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं। एक सेकंड, मैं एक दो चीज और बता दूं उनको। हाँ, 83-84 की उम्र है। सुबह 7 बजे वो अपने लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं और अभी भी कम से कम 200 मेल का जवाब वो खुद देते हैं। मैंने उनके संग दर्जनों शो किए हैं। व्यक्तिगत रूप से वो मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक मुझे फोन करते रहते हैं, हर हफ्ते मुझे फोन करते हैं। शिकागो कई बार बुला भी चुके हैं, मैं जल्दी जाऊंगा भी उनसे मिलने के लिए। इस उम्र में इतना एक्टिव आदमी, ना जाने कितने उनके ऊपर शोध हो चुके, कितनी डॉक्टरेट हो चुकी, पूरी दुनिया में उस आदमी का डंका बजता है उसकी योग्यता के लिए। अब आप प्लीज, सॉरी मैंने आपको रोका जी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां भी हम देखते हैं कोई घूर रहा है, हमें लगातार टकटकी बांधे हुए देख रहा है, एक एक गतिविधि को नोट किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, वहां भी यही होता है। तो सैम पित्रोदा का मानना यह है कि ये जासूसी हो रही है, निगरानी हो रही है। अच्छा, अब हम लोगों को ये सोचना चाहिए, सैम पित्रोदा कोई जासूस तो है नहीं जो वो जासूसी के दस्तावेजी प्रमाण खोज निकालें और जासूसों की तस्वीर खींच लें और वो जासूस हमें मिल जाए, जासूस कबूल लें, उनको कबूलवा लें, उन्हें कन्फेस करवा लें। ये सब तो हो नहीं सकता। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे आदमी पहले अपने अनुभव के जरिए एहसास करता है। जब अनुभव के जरिए उस तक मैसेज ये पहुंचता है, संदेश पहुंचता है, संकेत पहुंचता है, उसके बाद वो शिकायत करता है और शिकायत की अगर जांच की जाए तो बात निकल आती है। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह की जो निगरानी होती है वो दो तरह की निगरानी होती है। एक निगरानी वो है जो सरकारी संस्थाओं के जरिए होती है और एक निगरानी वो है जो कि प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा करवाई जाती है, प्राइवेट जासूसी संस्थाओं द्वारा करवाई जाती है। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर पे आप गौर करें। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके ऊपर आरोप थे कि वो निजी मकसदों से एक महिला की निगरानी करवाते थे। उस कांड को स्नूप गेट कांड कहा गया और उस पूरे प्रकरण में उस पूरे प्रकरण का विवरण जो है वो कपिल मिश्रा का भाषण है जो कि दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है, उससे इनकार नहीं किया सकता। भाषण भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक IAS अफसर के हलफनामे पर आधारित है। उसमें अमित शाह भी है मौजूद हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि साहब हमारे बगल में बैठे हुए नहीं, साहब नरेंद्र मोदी बगल में बैठे हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं, ये निगरानी कीजिए, ये सब रिकॉर्ड कर लीजिए, वहां से पूरी ये जानकारी जमा कर लीजिए, वगैरह वगैरह। ये सब उसके अंदर विवरण है। आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तरफ से इन विवरणों का खंडन नहीं किया गया है, कभी भी नहीं खंडन किया गया। ये नहीं कहा गया कि सब चीजें गलत हैं, झूठ हैं या हमारे खिलाफ एक साजिश है, ये तक नहीं कहा गया। केवल जब भी आप ये बात रखते हैं उधर से मौन की रणनीति अपनाई जाती है। तो नरेंद्र मोदी सरकारी संस्थाओं और जितने लोग उस निगरानी में लगे हुए थे सारे सरकारी मुलाजिम थे। तो नरेंद्र मोदी सरकारी संस्थाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने निजी मकसद से, लेकिन यहां पर वो नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? इस सरकार के ऊपर यह भी आरोप लग चुका है कि इजराइल की एक संस्था से स्पाईवेयर, पेगासस नाम का स्पाईवेयर खरीदकर तमाम पत्रकारों, उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे और विदेशी और विपक्ष के नेताओं और सरकार का विरोध करने वाले आलोचकों, संस्थाओं को चलाने वाले, उन सबके फोन हैक किए गए थे। 300 फोन हैक किए गए थे महत्वपूर्ण उसमें। और इस पे सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन सरकार कभी भी ये नहीं बता पाई कि भाई उसने इजराइल की उस कंपनी से वो स्पाईवेयर किस तोफैल में खरीदा था, अगर उसे उसकी जरूरत नहीं थी। उस संस्था कहना था कि हम तो केवल सरकारों को बेचते हैं अपना स्पाईवेयर, हम और किसी निजी तौर पर किसी को नहीं बेचते। तो भारत सरकार ने अच्छे खासे पैसे देकर, मोटा पैसा देकर इजराइल की उस संस्था से वो स्पाईवेयर खरीदा था और उसे खुफिया तौर पर 300 महत्वपूर्ण लोग जो सरकार की आलोचक हो सकते हैं भाजपा के अंदर भी, उनके फोनों में घुसेड़ा गया। उनके जरिए उनकी एक एक गतिविधि नोट की गई। वो जासूसी का बहुत ही अत्याधुनिक तरीका था। तीसरा तरीका, सरकार ने इसका खंडन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और सरकार ने उस कमेटी के साथ कभी कोई सहयोग भी नहीं किया बाकायदा। ये स्थिति थी। ये भी आरोप मोदी सरकार पर लग चुका है
और ये आरोप भी तकरीबन प्रमाणित है, क्योंकि सरकार ये आज तक नहीं बता पाई कि उसने स्पाईवेयर का इस्तेमाल नहीं करना था तो मोटे पैसे से लेके उसने एनएसएसओ नामक इजरायली संस्था से वो स्पाईवेयर खरीदा क्यों था। अब आते हैं तीसरी बात पे, जो हमारी विदेशों में जासूसी करने वाली संस्थाएं कौन है? रिसर्च एनालिसिस विंग, डिफेंस इंटेलिजेंस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये विदेशों में ऑपरेशन चलाती हैं भारत सरकार के आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय हितों में और भारत की सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए चलाती हैं। मैं तो नहीं मानता हूं कि इन संस्थाओं का इसके अंदर कोई भूमिका होगी, इन संस्थाओं में कोई भूमिका नहीं होगी जो सैम पित्रोदा ने आरोप लगाया है। फिर निश्चित रूप से किसी ने कुछ निजी प्लेयर, कुछ प्राइवेट प्लेयर हायर किए हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर रिक्रूट किए, उनकी भर्ती की गई है। और अगर सैम पित्रोदा की आप बात में कोई दम है तो वो उन प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए राहुल गांधी की जासूसी कराई जा रही है। और मेरा मानना है ये जासूसी केवल राहुल गांधी की ही नहीं हो रही होगी, बल्कि ये सरकार के खिलाफ खड़े हुए हर व्यक्ति की किसी न किसी रूप में ये जासूसी हो रही होगी। अब ये सवाल उठता है वो प्राइवेट प्लेयर किसने 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 लिए होंगे, किसने उनको तैनात किया होगा इसमें? उनको जरूर तनख्वाहें दी जा रही होंगी। आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होती है, उसके जितने भी उपकरण होते हैं, वो केवल सरकारी संस्थाओं के पास ही नहीं होते हैं, वो जासूसी के बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। और जो प्राइवेट जासूसी संस्थाएं होती हैं उन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करना जानती हैं और उनके जरिए वो व्यक्तियों की जासूसी करवाती हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है और मेरा मानना यह है कि इसमें थोड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की और सैम पित्रोदा की भी बनती है कि वो केवल ये बात कहकर ही न रह जाएं, बल्कि वो सरकार में आधिकारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर शिकायत दर्ज होगी तो सरकार उस शिकायत से भाग नहीं पाएगी। सरकार को वो शिकायत सही है कि नहीं है, शिकायत में कोई दम है नहीं है, इसकी जांच करानी पड़ेगी। शिकायत दर्ज होगी तो आधिकारिक रूप से जिन देशों में राहुल गांधी की जासूसी करवाने का आरोप लगाया उन देशों की सरकारों की भी दिलचस्पी पैदा होगी उसके अंदर कि भाई हमारे यहाँ ये भारत का मेहमान आया, इसकी हमारे यहाँ जासूसी कैसे हो रही है और हमको पता ही नहीं। तो ये मामला गंभीर है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब और जब प्रधानमंत्री थे तब भी उन पर इस तरह की जासूसी करने के आरोप लगे हैं और वो दोनों आरोप किसी तरीके से पतली गली से ये लोग निकल गए हैं क्योंकि सत्ता में थे और लगातार सत्ता में बने रहने के कारण आपको कई तरह की सुविधाएं हो जाती हैं। मेरा मानना यह है कि सैम पित्रोदा और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से भारत सरकार में बाकायदा औपचारिक रूप से ये शिकायत दर्ज कराएं, इसकी जांच हो ताकि असलियत खुलकर हम सब लोगों के सामने आ सके। बिल्कुल ठीक बात है अभय जी, आप इतना बढ़िया बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं 1 तारीख से एक नया चैनल 4PM पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ और उससे सिर्फ पॉडकास्ट रहेंगे और कभी कभी लोगों से जैसे वो दिखते हैं उससे अलग क्या है जिंदगी वो उस पर आएगा। एक पॉडकास्ट में करने आपके घर पे भी आऊँगा, बताऊंगा कि आप खाना कितना अच्छा बनाते हैं और भाभी जी आपको कैसे सहयोग करती हैं। तो एक पॉडकास्ट में आपको भी लूंगा। ठीक डिसीजन है ना ये पॉडकास्ट का एक अलग बनाना 1 जनवरी से। और मैं पहला पॉडकास्ट उस पे आएगा वो इंद्राणी मुखर्जी का आएगा। वो बड़ा चर्चित इंद्राणी मुखर्जी का एक टाइम में दौर रहा था तो वो आएगा। तो अभय जी उस लिस्ट में आप भी हैं। लोगों को एक आपके नए रूप के बारे में मुझे बताना है। अच्छा, एक और व्यक्तिगत राय लेनी थी अभय जी मुझसे। प्रोग्राम वैसा चल रहा है लेकिन व्यक्तिगत राय लेनी थी। मैं दुबई जा रहा हूँ और दुबई मेरे जाने से पहले एक बड़ी खबर आई है। खबर ये आई है कि भारत का बेहद करीबी, आयुष जी ने मुझे भेजी है अभी कि भारत का बेहद करीबी माने जाने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान के साथ बड़े स्तर पर हाथ मिलाने जा रहा है। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके सबको चाया था। अब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं जा रहा हूँ कल और ये वहाँ पे ये राष्ट्रपति जी पाकिस्तान चले गए हैं। वैसे ही मुझे कंट्रोल नहीं करते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो मुझे को दुबई जाना ठीक है? कहीं ये तो नहीं आ जाएगा कि मैं ही दुबई भी अभी भी आपके लिए सुरक्षित है। दुबई तो है, भारत में लौट के आऊंगा तो वहीं ये तो नहीं कहेंगे कि साहब ये समझौता कराने मैं ही गया था कहीं। नहीं, दुबई आप होके आइए और दुबई में आपने क्या किया इसके बारे में मुझे जानकारी भी दीजिए और लेकिन ये मेरा ज्ञान भी बढ़ाइए, साथ में मेरी उत्सुकता भी बढ़ेगी, मैं भी दुबई जाऊंगा
आपके आप गए तो आपके पीछे पीछे मैं भी दुबई जाऊंगा, मैं भी कुछ वो सारे काम करूंगा जो काम आप वहां करके आए हैं। हाँ नहीं, यशवंत देशमुख आपके मित्र वहां पहले से हैं, मौजूद हैं, सब बहुत सारे पत्रकार वहां चले गए हैं, तरुण तेजपाल भी शायद वहीं आजकल। शाहरुख खान भी दुबई में रहते हैं। कौन? शाहरुख खान ने भी दुबई में घर ले रखा शाहरुख है। खान ने भी ले लिया, सारे हनी सिंह बॉलीवुड आ गया, बॉलीवुड दुबई चला गया। जी। मुझे बताइए अभय जी, ये खबर कितनी खतरनाक है? यूएई भारत का हमेशा दोस्त रहा है, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अबू धाबी की मस्जिद में गए, मैं गया, वहां भी मुझे कई लोगों ने पहचाना, लेकिन मैंने वहां देखा प्रधानमंत्री जी का वीडियो चल रहा था मस्जिद घूमते हुए, शेख के साथ, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ। ऐसे क्या हालात हो गए हैं कि यूएई जैसा हमारा दोस्त हमको छोड़कर पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है? वो देश जिसके खाने के लाले पड़े हुए थे, आज यूएई जैसा ताकतवर देश हमें छोड़कर पाकिस्तान के साथ जा रहा है। चूक कहां हो रही है, गलती कहां कर रहे हैं हम लोग? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी के इस्लामिक देशों में जाने की बात है, अरब देशों में जाने की बात है, मैं उसको ठीक समझता हूं। मैं इस मामले में नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करता। उनको जाना चाहिए, अच्छे संबंध रखना चाहिए। यह दीगर बात है कि वो वहां पर मुसलमान देशों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और भारत के मुसलमानों के साथ उनके संबंध खराब है। जितना अच्छा रिश्ता उन्होंने ओमान के साथ में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में, सऊदी अरब के साथ में बना रखा है, उतना अच्छा रिश्ता नहीं, 50% रिश्ता कम भारत के मुसलमानों से भी बना है। वो नहीं बनाते। भारत के मुसलमानों से शत्रुता और विदेश के मुस्लिम शासकों से मित्रता, ये नरेंद्र मोदी का एक अजीब तरह का फार्मूला है। पहले इस फार्मूले को समझने की जरूरत है, इस फार्मूले को डिकोड करने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी वहां पर क्या हासिल करते हैं और यहाँ पर मुसलमानों से दुश्मनी करने से क्या हासिल करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के साथ इन मुसलमान देशों के संबंध अच्छे बने रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं निकाला जा सकता कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध खराब होंगे। क्यों खराब होंगे? पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास एटम बम है। अकेला इस्लामिक देश है सारी दुनिया में जिसके पास एटम बम है। एटम बम होने से पाकिस्तान की हैसियत इस्लामिक देशों में कुछ खास तरह की हो जाती है। सारे मुसलमान देश पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा सऊदी अरब के साथ अभी पाकिस्तान ने जो संधि की थी उसमें तो ये तक था, ये संधि में एक क्लॉज था कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होता है और उसको एटम बम की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान अपना एटम बम दे देगा उनको, और पाकिस्तान पे हमला होगा और पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद की जरूरत पड़ती है, सऊदी अरब अपनी फौजी मदद पाकिस्तान को देगा। देखिए, आज तक किसी भी देश ने उस देश को एटम बम देने का वायदा नहीं किया है जो जिसके पास एटम बम नहीं है, वो कितना भी अच्छा दोस्त हो। अमेरिका किसी अच्छे दोस्त को ये नहीं कहता हम तुम्हें एटम बम दे देंगे अपना। चीन उत्तर कोरिया को अपना एटम बम दे देगा ये नहीं कहता है, उत्तर कोरिया ने खुद ही बना लिया है अपना एटम बम। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इस तरह की पाकिस्तान के इस्लामिक देशों के साथ में पहले से ही इस तरह के संबंध हैं और इस्लामिक देशों के बीच में अपना एक धर्म संबंधी एक भाईचारा है। वो हमें पसंद आए ना पसंद आए वो अलग बात है। देखिए, वो तो धर्म के कारण एकजुट हो जाते हैं। यहां तक कि बांग्लादेश जो टूट गया था वो भी पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है। लेकिन नेपाल जो कि हिंदू देश है, नेपाल में सब लोग हिंदू हैं, हिंदू देश है, वो भारत के नजदीक नहीं है, वो चीन के नजदीक है। भारत के साथ उसकी मित्रता नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि आप समान धर्मा देश को भी अपना मित्र नहीं बना पाते, उसका भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति है पाकिस्तान का इस्लामिक देशों के साथ, अरब देशों के साथ में लगातार संबंध बनेंगे, अच्छे रहेंगे और वहां से उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तुर्की एक और मुस्लिम देश है, उसका जिक्र करना हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तुर्की ने तो बिल्कुल भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया अख्तियार कर रखा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के दिए हुए जो ड्रोन थे, उन ड्रोन से ही पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला किया था। तो नरेंद्र मोदी की जो इस्लामिक विदेश नीति है, यानी इस्लामिक देशों संबंधी विदेश नीति है, उस विदेश नीति में हमेशा ही ये समस्या रहेगी कि वो मुसलमान देश एक तरफ नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलेंगे, नरेंद्र मोदी उनकी यहां भारत में आवभगत करेंगे और दूसरी तरफ वहां पर वो लोग पाकिस्तान के साथ भी जुड़ेंगे। इसको रोका नहीं जा सकता। ठीक बात है। उधर उत्तराखंड उबल रहा है। उत्तराखंड में एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का परिणाम अब वहां की जनता भुगत रही है। बिल्कुल अराजकता फैलती जा रही है।
छोटा सा राज्य है, खाने की परेशानी है, लोग पलायन कर रहे हैं, विकास नहीं हुआ, लेकिन 1000 करोड़ से ज्यादा मीडिया को बांट दिया गया उत्तराखंड में। एक मासूम अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि उसके शरीर को कुछ लोगों के सामने पेश करने की बात थी और उसने मना कर दिया, तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या अभियुक्तों को बचाने की पूरी कोशिश करी, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब कांग्रेस ने एक वीडियो और भाजपा के नेता दुष्यंत कुमार गौतम का वीडियो प्रधानमंत्री के संग तस्वीर साझा करते हुए कहा है कि अंकिता पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ संबंध बनाने का आरोप था, इसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस का कहना है दुष्यंत गौतम को भाजपा बचा रही है और असली वीआईपी वही है जिसकी के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उधर दुष्यंत गौतम ने इस मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर कड़ा एतराज जताया है। उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर सोशल मीडिया से उन भ्रामक वीडियो और ऑडियो को तुरंत हटाने की मांग की है जो उनकी छवि खराब करने की साजिश के तहत फैलाए जा रहे हैं। अब सब ये बढ़िया है, बीजेपी के नेता ये तुरंत अपना कह देते हैं हटा दो, मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मैं चीन का एजेंट हूँ, मेरे लिए तो तमाम ट्वीट करते रहते हैं लोग। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मोदी जी भी फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं, चीन का एजेंट बता रहे हैं। मैं तो कभी नहीं कहता भैया इन वीडियो को हटा लो और ट्विटर को हटा लो, क्योंकि मेरे कहने से हटेंगे भी नहीं वो, मुझे पता है और 10 आ जाएंगे। ऐसे ऐसे आईडी, जय श्री राम के नाम का आईडी, कोई फोटो नहीं है, 5 फॉलोअर हैं केवल, उन पे गंदी गंदी गालियां आती हैं लिखकर। पता है कि आईटी सेल के 2-2 रुपए मिलते हैं लोगों को ट्वीट करने के, फेक आईडी बनाने को। हम लोग तो कहते नहीं और गाली दे दो। ये दुष्यंत गौतम जी को भी अगर पाक साफ है, इनको कहते रहना चाहिए कर दो, लेकिन ये कह रहे थे हमारे वीडियो ऑडियो डालो, तुरंत सूचना प्रसारण मंत्रालय एक्टिव हो जाएगा, जैसे मेरे मामले में हो जाता है, तुरंत मेरे वीडियो हटा दी जाते हैं, मेरे खिलाफ कार्रवाई को चिट्ठी आ जाती है। देखिए, अंकिता भंडारी कांड कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह गया है। अब अंकिता भंडारी कांड ऐसा नहीं है कि दुष्यंत गौतम के कहने पे वो वीडियो हटा दिए जाएंगे और कुछ नहीं होगा आगे। उन वीडियो के हटाने से भी दुष्यंत गौतम को क्लीन चिट नहीं प्राप्त होगी। भाई दुष्यंत गौतम का नाम तो पहले से सुनाई पड़ रहा है हम लोगों को। अगर उनके नाम से इस तरह के ऑडियो वीडियो चल रहे हैं, मैंने तो खैर कोई देखा नहीं है सोशल मीडिया पर, तो उनको हटाने से पहले उनकी प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है कि उन वीडियो की प्रामाणिकता की जांच करने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जब वो वीडियो मौजूद है और चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो कहीं से भी उसको वहां से पिकअप करके उठाकर उसकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है कि वो वीडियो असली है कि नहीं असली। एक महिला आरोप लगा रही है, बाकायदा उसने, महिला ने दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला का बयान जारी कराया गया है कि भाई साहब का इन्वॉल्वमेंट था, इनका महिला का बयान है। देखिए, अंकिता भंडारी की तो हत्या इसीलिए हुई थी कि उसको वहां आने वाले, रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपीज के सामने परोसे जाने का दबाव डाला जा रहा था। अंकिता भंडारी को पता था कि अगर उसको धमकी दी जा रही है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर वो उनके साथ हम बिस्तर होने से इनकार करेगी। तो जब उसने ये इनकार किया तो उसके बाद में विवाद बढ़ा होगा, आपस में और दबाव डाला गया होगा, तो और विवाद बढ़ा होगा, उस चक्कर में उसकी हत्या हो गई। जब इस तरह की हत्या होती है और फिर उसके ऊपर जनता ने मामला अपने हाथ में ले लिया, ये मसला ऐसे थोड़ा ना एक पर एक पूरी जनता उमड़ पड़ी, जनता ने वो पूरा अपना हाथ में ले लिया, वो बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर नाराजगी फैली और वो नाराजगी आज भी कायम है। अगर दुष्यंत गौतम को अपना नाम, अपने आप को क्लीन चिट चाहिए, तो उन्हें खुद पहलकदमी लेकर उन तमाम वीडियोस का ठीक से सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए, उन आरोपों का दस्तावेज बंद खंडन करना चाहिए उन्हें। और ऐसा कोई अगर वीडियो हो जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस के तौर पर, यानी उनको फंसा सकती है, ऐसी गवाही के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर हो, तो उसकी बाकायदा टेक्नोलॉजिकल तकनीकी जांच करानी चाहिए लेबोरेटरी में, ताकि उनका नाम अलग हो सके। अगर वो ऐसा नहीं कराएंगे, केवल बयानबाजी करेंगे, तो वो और इसमें गर्त में फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में राजनीति बड़ा उफान पर है। पहले क्षत्रिय विधायक इकट्ठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई शिकायत शिकवात नहीं, लेकिन ब्राह्मण विधायक इकट्ठे हो गए तो पूरी भाजपा में भूचाल आ गया और नाराजगी जाहिर की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने नाम नहीं लिया, लेकिन चेतावनी टाइप की दी है। और अखिलेश यादव आजकल चुटीले अंदाज से मजे लेने में पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, यानी क्षत्रिय विधायकों की महफिल सज रही है तो योगी जी खुश हैं।
अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। आजकल अखिलेश यादव कभी भी हो गए, मतलब ब्राह्मणों के विधायक इकट्ठे हो गए तो उन्हें चेतावनी दी जा रही है और काफी अपनों की मुश्किल सजी। देखिए, भाजपा, योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है और योगी आदित्यनाथ का जो भाजपा आला कमान के साथ में जो संघर्ष है, उसके नतीजे के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी पेचीदा हो गई है और उसको अभी तक रायता फैल गया है वहां पर। उस रायते को बटोरा जाना अभी बाकी है। अभी नरेंद्र मोदी वहां गए, वहां बिजली पासी वगैरह की सब बातें वो की उन्होंने, जब वो प्रेरणा स्थल को का अनावरण करने के लिए गए थे, उसका विमोचन करने के लिए गए थे, तो ये सब वो बोल के आए। लेकिन अच्छा एक बात पिछले बताइए, चुनाव में एक सेकंड रवि जी, जो प्रधानमंत्री जी गए तो वहां पे 3 लोगों की बड़ी आदमकद प्रतिमा, 250 करोड़ का खर्चा हुआ उस पूरे पार्क बनाने में। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, एक अटल बिहारी वाजपेयी की और श्यामा और तीसरी उपाध्याय जी की, उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जी की। दीनदयाल उपाध्याय। तीनों ब्राह्मण। कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा दलित इतना बड़ा नेता नहीं है जिसकी वहां प्रतिमा लग सकती। मायावती ने जब अम्बेडकर में पार्क में दलितों के प्रतिमाएं लगाई थी तो ये भाजपा में उफान आ गया था, पैसे की अरे अरे, बर्बादी। गजब अब गजब तीनों गजब, मुझे ब्राह्मण, याद है उस बहस में मैंने भी भाग लिया था। है ना? अच्छा, उस बहस में मैंने ही भाग लिया था, तो मैंने तो मायावती बताइए। का समर्थन किया था उसमें। मैंने तो हाँ, मायावती का समर्थन किया था उस बहस में। मैंने कहा था कि भाई लोगों को मौका मिला है और ये एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, ये हो रहा है, इसका समर्थन करना चाहिए। अब बीजेपी करोड़ों रुपए की 3 ब्राह्मणों की, तो बीजेपी जो है ब्राह्मण राजनीति पर उतर आई है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और हिंदुत्व का ये जो हिंदुत्व की शाखा है, जो इस वक्त हिंदुत्व की दूसरी और पहचानों के ऊपर प्रधान हो गई है, ये तो मुख्य तौर पर ब्राह्मणों का किया धरा है सारा का सारा। इसके नेता भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनिया, इसी बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था। ब्राह्मण और वैश्य समाज, तीनों का किया धरा है। राजपूत तो अभी योगी जी की वजह से इनके साथ जुड़ गए हैं। जिस दिन योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, राजपूत बीजेपी के आसपास भी नजर नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उत्तर प्रदेश के राजपूतों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता था। अभी भी समाजवादी पार्टी में कई अच्छे राजपूत नेता हैं। हाँ, गोप अरविंद सिंह गोप वो बढ़िया नेता है राजपूतों के, वो मैं मतलब इसलिए ये जो योगी आदित्यनाथ को ये जो हटा नहीं पाते हैं, उसकी वजह ये है कि योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के राजपूतों के ही नहीं बल्कि सारे देश के राजपूतों के नेता हो गए हैं। उनको हटाने से एक बहुत और कट्टरपंथी जो हिंदुत्ववादी है, जो मुसलमानों के प्रति घृणा और इस कल्पना की खुराक पे पला है कि वो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसके हाथ में तलवार है और मुसलमानों को खून पीते हुए आगे बढ़ रहा है, उसकी तलवार आगे बढ़ रही है। जो लोग इस कल्पना पे जिंदा रहते हैं, योगी आदित्यनाथ इनके बहुत बड़े रहनुमा हैं। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो इन तमाम सारे तबकों में बड़ी गुस्सा फैलेगी। तो अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब लोग मिलकर ये आकलन नहीं कर पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने से नुकसान कितना होगा और कितने तरह का नुकसान होगा। सही बात है, इसी में उलझ कर रह गए हैं। सारा मामला यहीं फंसा हुआ है। यही फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। ये तो अभय जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।